India, early medieval India, early medieval India, 600 to 1200 AD. Early medieval India, 600 to 1200 AD. 600 to 1200 AD. ठीक, डन। अब 2-3 मिनट लिखना छोड़ देना, उसके बाद देखते हैं कि लिखने का कैसे करना है। When we talk about early medieval India, हम इसको medieval India ना कह के early medieval क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले वो समझने वाली बात है। अर्ली मिडीवल इंडिया, अमन, हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जो चेंजेस होना स्टार्ट होंगे। मिडीवल हमारे, अगर हम बोलते हैं टर्म मिडीवल, तो हमारे लिए मिडीवल क्या टर्म है? आई फॉरगॉट योर नेम वंस अगेन। युक्ता, ओके फाइन, ओके, युक्ता पुरुष इन गुप्ता एम्पायर, नाउ आई विल रिमेंबर इट। यस, युक्ता प्लीज टेल। मिडिल एज बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न। अब मिडीवल एज जब हम बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक इट्स दिल्ली सल्तनत एंड इट्स मुगल एम्पायर। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है दिल्ली सल्तनत के। ओके फाइन, इट वाज दिल्ली सल्तनत। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि उससे एकदम नहीं आएगा ना, उससे पहले भी यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, प्रोसेसेस, कि धीरे धीरे जो चीजें हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, कोई भी चीज होने में टाइम लगता है। वंस यू स्टार्ट स्टडिंग इवन फॉर यूपीएससी, यू नीड टाइम टू गेट इनटू द जोन कि हाँ अब मुझे मजा आ रहा है। उससे पहले क्या लगता है? ड्रैगन, कि बस कर रहे हैं, टाइम लगेगा ना धीरे धीरे। तुम सही में ऐसा फील कर रहे हो? ऐसा करते हो कि ड्रैगन लगता है कि धीरे धीरे मजा आना स्टार्ट हो जाता है, अगर मन हो तो। एक कंडीशन अप्लाई है हर चीज में, समझ आई बात? तो उसी तरीके से अर्ली मिडीवल की जब हम बात करते हैं, इट मींस कि जो कंडीशंस हम बाद में देखने वाले हैं वो कंडीशंस यहां से डेवलप होना कहीं ना कहीं हद तक स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इनटू 2 पार्ट्स, फ्रॉम 600 to 750 AD and from 750 to 1000 AD. So these will be the 2 parts जब हम जिसके अंदर हम देखेंगे that what is happening in North and South India, that what kind of changes are we going to witness in North and South India. तो कोई भी जो changes होते हैं उनको 3 categories में हमें देखना पड़ेगा, social, economic and political. तो हम किस तरीके से देखेंगे? इस तरीके से नहीं देखेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। वी आर गोइंग टू सी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड देन सोशल। तो उस तरीके से जो चेंजेस हैं वी आर गोइंग टू सी एंड विटनेस। और जो चेंजेस यहां से लेकर यहां तक हुए हैं, खासकर 750 से लेकर 1000 तक, व्हाट वी नीड टू नोटिस इज कि दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर आल्सो देयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में इसका बहुत एक मेजर रोल रहता है, that classify or identify the changes which we witness in the early medieval times. ठीक, तो क्वेश्चन लिख लो चाहे पहले, फिर इसी हिसाब से तुम अपना पूरा वो करना। एंड ऑल्सो हैव यू गॉट सम क्वेश्चंस, 5 to 7 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस फॉर मेंस एग्जामिनेशन? अब तक नहीं आए हैं, सो व्हाट आई विल डू इज कि तुम लोगों को भी वो दे, मैंने उनको सेंड कर दिया था, मे बी आई जस्ट मे टेक सम टाइम, राइट। मेंस के लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्लासिफाई द चेंजेस, classify the changes from 600 to 750 AD, from 600 to 750 AD, 600 to 750 AD, in terms of society and economy. This is a very very simple question to understand. जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, what I'll do is I'll give you a comparison between the Gupta Empire and the early medieval age. ठीक, ये बहुत सिंपल सा एक आइडिया है जिसके थ्रू तुम इसके अंदर एंटर कर सकते हो। ठीक, 600 से लेकर 750 AD तक, और इसको मैंने इनफैक्ट 3 फेजेस में डिवाइड करा है, एंड द लास्ट वन वुड बी 1000 to 1200 AD. And at the beginning of each subtopic, what I'm going to do is I'm going to make you people write an entire page about the socio political and economic changes which were happening. तो वो हम स्टार्टिंग से ही देखते हुए चलेंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज देयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम समझने में? अच्छा, तो कुछ क्या पढ़ा अब ये बताओ। गुड।
ठीक है, शशांक। अच्छा, ये पढ़ा, गुड, इतनी बात पता लग गई, याद रह गई, तो अच्छा है कि तूने पढ़ा है। ठीक, अब एक चीज देखो, अच्छा तुम्हें लिखना है पहले ये, इट्स फाइन ना, ठीक है, लिखना हो तो फिर मैं बाद में कर दूंगा स्लाइड, अभी थोड़ा फ्लो बन गया है तो क्या काम करते हैं, पहले आगे चलते हैं। अब क्या होगा, वी अंडरस्टूड दैट अराउंड 6th सेंचुरी, अराउंड द मिड ऑफ द 6th सेंचुरी, व्हाट हैपेंस इज एंशिएंट में गुप्तास जो है डिक्लाइन हो गए हैं। ठीक है, गुप्तास डिक्लाइन अराउंड द मिड 6th सेंचुरी। एंशिएंट का जिसने नहीं करा है उसके लिए सिर्फ इतना जानना अभी के लिए सफिशिएंट है दैट द गुप्तास डिक्लाइंड अराउंड 6th सेंचुरी, मिड ऑफ द 6th सेंचुरी। ठीक है, अब क्या होता है, गुप्तास का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, दैट इज नॉट अ सेंट्रलाइज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज में क्या होता है, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द किंग। अगर सपोज शी इज द किंग, ठीक है, वाई टू बी ओनली जेंडर स्पेसिफिक, जेंडर न्यूट्रल भी तो हो सकते हैं, शी इज द किंग। और हाँ, एक चीज और इंटरेस्टिंग है, राष्ट्रकूटास और सदर्न किंगडम्स में, इनफैक्ट गुप्तास के अंदर भी, यू हैव द एविडेंस ऑफ विमेन एज द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस। जैसे एक किंग था, क्या नाम था उसका राष्ट्रकूटास में, वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग्स ऑफ राष्ट्रकूटास, समथिंग रिलेटेड टू रेन, अमोघ वर्ष, इंग्लिश में अमोघ वर्षा, सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू रेन। उसने अपनी बेटी को वन ऑफ द प्रोविंसेस का गवर्नर बनाया था। सो देयर आर एविडेंसेस ऑफ विमेन बीइंग मेड द गवर्नर्स एंड समटाइम्स इवन एक्टिंग एज द किंग्स, नॉट डायरेक्टली ऑन द थ्रोन बट यस इनडायरेक्टली एज द रीजेंट्स। ठीक, तो सिंपल सी एक बात है, गुप्तास की जो पॉलिटी थी, गुप्तास की पॉलिटी कैन बी सीन इन 2 पार्ट जो हम आप तक देखते आ रहे हैं, कोर एंड पेरिफेरी। कोर एरिया उनका हो गया, जैसे इलाहाबाद का रीजन हो गया, मगध का रीजन हो गया, बिहार का रीजन हो गया, दैट वाज द कोर एरिया। ठीक, तो वहां पर दीज पीपल वर प्रिटी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो व्हेन दीज पीपल वर प्रिटी स्ट्रॉन्ग इन द कोर एरिया, तो जो इनका आउटसाइड एरिया है, इनके मेजर कंट्रोल के एरिया से बाहर वाला एरिया है, पेरिफेरी का मतलब हो गया आउटलाइंग एरिया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं दिल्ली एंड इट्स पेरिफेरी, दिल्ली एक मेजर पेरिफेरी हो गया, उसका आउटसाइड क्या हो गया, जैसे हमारे एरिया हो गए नजफगढ़, एक पेरिफेरल एरिया हो गया। एक और एग्जांपल है द्वारका, द्वारका इज अगेन द पेरिफेरल एरिया ऑफ दिल्ली, मतलब कि दिल्ली का एक कोना है ऑलमोस्ट, वो इट्स टचिंग बॉर्डर, टचिंग क्या बॉर्डर, इट्स ऑन द बॉर्डर ऑलमोस्ट। ठीक है, उस तरीके से तो पेरिफेरल एरिया हो गया तुम्हारे कोर एरिया से दूर वाला एरिया। कोर एरिया तुम्हारा दिल्ली का हो गया सेंट्रल दिल्ली, ठीक है, जहां पर तुम्हारा सेंट्रल विस्ता है। ठीक, उस एरिया से दूर जैसे से हम जाएंगे, जो किंग की पावर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, नहीं हो जाती है। जहां तक हम कोर एरिया में रहेंगे वहां पर पुलिस कंट्रोल भी स्ट्रांग रहता है, और जहां तुम पेरिफेरी में चले गए तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या होता है मिस्टर अमोलप्रीत, ब्रेक्स डाउन और वैनिशेस, होता ही नहीं है। मतलब कि द्वारका में स्टार्टिंग के सेक्टर्स इज फाइन, जैसे तुम पीछे के सेक्टर्स में जाते हो ना, 19, 20, 21 वॉट एवर आर द सेक्टर्स, वहां पर तुम्हें लगेगा कि कौन से सिविलाइजेशन में तुम आ गए हो, मतलब कि ऑलमोस्ट तुम ही लॉ हो, सब कुछ तुम हो, इस तरीके से, क्योंकि वो एक एरिया ऐसा है जहां पर कंट्रोल इतना स्ट्रांग है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, पूरा जंगल है एक तरीके से, दीज आर मोस्टली फॉरेस्टेड एरिया। तो उसी तरीके से गुप्तास जब डिक्लाइन, जो गुप्तास रूल कर रहे थे, तो गुप्तास सेंटर में रूल कर रहे थे, और बाकी सब जो एरिया था उनका, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो उनका एरिया था, दैट वाज बीइंग कंट्रोल्ड थ्रू एजेंट्स और द सबऑर्डिनेट किंग्स। ठीक, अब वो जो सबऑर्डिनेट किंग्स हैं पेरिफेरल एरिया में, they are going to remain under control until the time center is very strong। जब तक सेंटर का किंग स्ट्रांग रहेगा, पेरिफेरी के जो किंग्स हैं वो दबके रहेंगे। जहां सेंटर का किंग वीक हुआ, पेरिफेरल जो किंग्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट टू बिकम स्ट्रॉन्गर। और जब वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दे आर गोइंग टू फॉर्म देयर ओन स्मॉलर किंगडम्स। वो अपने अपने खुद के किंगडम्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक इजी एग्जांपल लेते हैं जो आई थिंक सबने स्कूल में पढ़ा है, मुगल एम्पायर पढ़ा है ना, स्कूल ही नहीं गए, और सभी गए स्कूल, राइट। मुगल एम्पायर के अंदर, हाँ ना गए ना, घर वालों ने भेजा था बस, बाकी खत्म। मुगल एम्पायर क्या हुआ, मुगल एम्पायर वाज वेरी स्ट्रांग अंटिल द टाइम ऑफ औरंगजेब 1707 तक, एंड वंस औरंगजेब डाइड, मुगल एम्पायर गॉट डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉलर किंगडम्स। बंगाल अपना अलग ले जाता है, पंजाब अपना अलग ले जाता है, अवध अपना अलग ले जाता है, हैदराबाद अलग हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे किंग्स होते हैं पहले, या उनके गवर्नर्स होते हैं, वो अब स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाते हैं।
क्योंकि उनको पता है जो किंग है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो सेंटर में किंग है ना वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हम क्या हो जाएंगे, अब स्ट्रांग हो जाएंगे। हम अपना एग्जांपल लेते हैं, किंग्स को छोड़ते हैं। जब तक घर में मम्मी पापा रहते हैं, घर पे रहते हैं मतलब कि ऐसे पार्टी वार्टी में नहीं जाते हैं, जो घर पे रहते हैं तो हम इस तरीके से रहते हैं घर पे, शरीफों की तरह, थोड़ा बहुत शरीफ एटलीस्ट, जिस उनके घर से मतलब कि किसी जगह पे और जाने के बाद जिस हालत में हम रहते हैं उससे उसके कंपैरिजन में तो शरीफों की तरह रहता है ना। हाँ WWE खेलते हैं, नेबर्स की बेल बजा के भागते हैं, जोमेटो, और हमारे में और हमारे घर के डॉग में ज़्यादा फर्क नहीं लगता, हम सब ऐसा पूरा फैला के बैठते हैं। इसी तरीके से होता है, थोड़ी बहुत जगह बनी तो बना लिया, इस तरीके से होता है। समझ आई बात? तो सेंटर का जो किंग है ही इज द पेरेंट, राइट? वो जब तक स्ट्रांग है तो जो बच्चे हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। जब किंग जो है यात्रा वात्रा पे चला गया या किंग किसी और जगह पे चला गया तो बच्चे क्या होते हैं कि दे बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग। समझ आ गई बात? कोर और पेरिफेरी का मतलब समझ आ गया? आई थिंक दिस वाज अ बेटर एग्जांपल। मैं कहां पॉलिटिकल एग्जांपल्स पे पहुंच गया था। हिस्ट्री इज अबाउट अस। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परफेक्ट प्रॉब्लम नहीं है। अब जब गुप्तास डिक्लाइन हुए तो गुप्तास के डिक्लाइन होने के बाद क्या हुआ, स्मॉलर किंगडम स्टार्टेड टू राइज। ठीक है, अब वो जो स्मॉलर किंगडम्स हैं, ठीक है, वो सब एरियाज में फैले हुए। अब वो स्मॉलर किंगडम्स क्या करेंगे, अपनी पावर को एनहांस करने के लिए आपस में फाइट करेंगे, नहीं करेंगे, राइट? ताकि वो कर सके कि हम अब ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, हम ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो स्मॉलर किंगडम्स हैं वो बड़े बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए। एंड चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा दैट पर्टिकुलर किंगडम विल कम इन पावर। जो सबसे वीक होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, पावर से आउट हो जाएगा। तो गुप्तास के जाने के बाद क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट किंग्स हैं। जैसे कि कन्नौज विच इज इन यूपी, उसमें एक अलग किंग है। हरियाणा, जैसे हम थानेश्वर की बात करेंगे, जो हमें कुंज ने बताया, थानेश्वर, हर्ष के बारे में थानेश्वर का बताया ना, वहां पर एक अलग किंग है। पॉइंट इज कि सब लोग क्या करेंगे, उस एरिया में जाने की कोशिश करेंगे जहां पर हमारे पास रिसोर्सेज हैं। जहां पर हमारे पास रिसोर्सेज है ही नहीं तो हम वहां पर जाएंगे, नहीं जाएंगे। जस्ट कंसिडर आईपीएल ऑक्शन। यू हैव अ प्लेयर लाइक व्हाट यू से क्रिस गेल अपने टाइम में, ठीक है, एंड यू हैव अ प्लेयर लाइक अजिंक्य रहाणे, छोड़ो अजिंक्य रहाणे स्टिल वेरी, चेतेश्वर पुजारा, ठीक है, किस पे पैसे लगाओगे तुम टीम में रखने के लिए उसको? क्रिस गेल, राइट? तुम्हें पता है कि क्रिस गेल चेतेश्वर पुजारा से उतना स्ट्रांग नहीं है टेक्निकली, मगर फिर भी तुम क्रिस गेल के लिए ज्यादा पैसे दोगे अपनी टीम में लाने के लिए। क्यों? बिकॉज ही इज सूटेड फॉर योर नीड्स, उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ नहीं हुआ? जो किंग इन बाकी किंग्स को हरा देगा, ही विल बिकम द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो उस पर वो काम किसने करा? वो काम करा हमारे हर्षवर्धन ने। सो हर्षवर्धन फॉर ऑलमोस्ट 50 years kept North India under his control. Clear? 606 से लेकर 646 तक he kept the entire North India under his control, and that is why he also earned the title Uttar Path Nath. Uttar is north, Perth is way, and Nath is Lord of the North. तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो किंगडम्स हैं वो बनना धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। रजिस्टर करने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा, या समझ में आ गया धीरे धीरे? क्लियर है? ठीक, तो अब देखो क्या होगा। अब 600 से 750 तक, अप्रोक्सीमेटली 646 तक ही लगा लो, क्योंकि जो 100 years हैं यहां पे उसके बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है, इट्स नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड। तो हम 100 years को ओवरलुक करते हुए सीधा कहां चले जाते हैं, 750 पे। तो 600 से 646 तक व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज हर्ष is going to become the most important king, ठीक है। और हर्ष का जो किंगडम है अंशिका कहां पर है, कन्नौज। और कन्नौज में ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? सबसे पहली बात क्वेश्चन दिमाग में ये लगाओ, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो वी कैन एक्चुअली गो लिटिल स्लो। कन्नौज में ही क्यों और क्यों नहीं? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। ओके फाइन। अच्छा मैरिज करी थी, चलो वो भी कभी, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट पे भी आ रहा हूँ कुछ। वेस्ट ऑल्सो, ओके फाइन। कन्नौज में देखो, तुम्हारे मैट्रिमोनियल लाइन्स पे कुछ 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं।
कन्नौज को सिर्फ हमें मैट्रिमोनियल अलायंस सब कुछ भूल जाओ, जस्ट लुक एट इट ऑन द मैप ऑफ इंडिया. इट्स लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश राइट नाउ. गैंजेटिक प्लेन है, तो गैंजेटिक प्लेन इट्स फर्टाइल, सो एग्रीकल्चर विल बी एम्पल. सेंटर है ऑलमोस्ट, सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो वेस्ट इंडिया भी कंट्रोल कर सकते हो, ईस्ट इंडिया भी कंट्रोल कर सकते हो और नॉर्थ भी कंट्रोल कर सकते हो. और कन्नौज इज ऑल्सो अ प्लेस जिसके डायरेक्ट लिंक्स हैं किसके साथ, विद द सिल्क रूट. और सिल्क रूट जो है दैट, हाँ, कन्नौज से क्रॉस होता था, तो उस तरीके. और वो जीटी रोड जो बुक्स में लिखा है शेरशाह सूरी, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये मौर्यंस के टाइम से बन रहा है, क्योंकि जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है, ही हैड हिज कंट्रोल इवन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो बीच में मगध और उसके बीच में रूट बन गया, तो वो कन्नौज से होता हुआ जा रहा है. तो वही वाला रूट बाद में चल के कनेक्ट होता है किसके साथ, सिल्क रूट के साथ. तो इस तरीके से जो कन्नौज है दैट बिकेम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. जस्ट लुक एट गुड़गांव. कन्नौज को तुम गुड़गांव की तरह समझो. गुड़गांव क्यों डेवलप हुआ ज्यादा, क्योंकि गुड़गांव इज समथिंग विच इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम दिल्ली. सो यू कैन, एंड उसके पास क्या खुला स्पेस था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना सकते हो. और दिल्ली के ज्यादा दूर नहीं है, तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है, आप उसको केटर कर सकते हो. और वो लोगों को ये भी नहीं कि वहीं रहना पड़ेगा, वो तो कल्चर बन गया कि वहीं रहेंगे, बट दे कैन एक्चुअली कम बैक, ठीक है, टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स इन द इवनिंग. तो लोगों के लिए कम्यूट करना भी आसान हो गया. तो इस तरीके से डेवलप होती है कोई भी जगह कि उस जगह के एग्जैक्टली ज्योग्राफिकल लोकेशन प्लस उसका मतलब कि कम्युनिकेशन नेटवर्क किस तरीके से डेवलप है. अब कन्नौज हर्ष के टाइम पे कैसे आया, इसको 2 मिनट बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम उस तक पहुंचेंगे. क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो एक एक करके सेक्शन करेंगे. तो एक काम करो, प्लीज गिव द हेडिंग इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन. Introduction. First point is the term early medieval denotes the phase between ancient and medieval. Full stop. हाँ सॉरी, एंशिएंट एंड मॉडर्न. यस यस, मैं कुछ और चीज पर चला गया था इसलिए मैं कंफ्यूज वो भूल गया चीज. फुल स्टॉप, सेम पॉइंट. क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वाला पॉइंट तुम देखोगे ना, उसके ऊपर मैं सोच रहा था कि तुम्हें किस तरीके से इजी करा जाए. डिफिकल्ट तो मैं समझा दूंगा, तुम्हें कैसे इजी एग्जांपल्स दिए जाए. सेम पॉइंट. दिस फेज इन इंडिया इज मार्क्ड बाय फ्यूडलिज्म. दिस फेज इन इंडिया is marked by feudalism, political fragmentation. एक बार लिख लो, then I'll explain each and every term. Feudalism, political fragmentation, and the formation of smaller kingdoms. फुल स्टॉप. अब इसके अंदर से फ्यूडलिज्म का मीनिंग मुझे कौन समझा रहा है? देवयांशी, फ्यूडलिज्म. अच्छा बताओ खुशी. सर्व्स को, दे आर दो डिफरेंट आइडियाज. तो वो जब अपॉइंट करते हैं तो उनसे एज अ टेनेंट बेसिकली, तो वो उनसे काम करवाते हैं, वो भी बिना किसी पैसे से, उनको पैसे नहीं देते काम कराने. तो वो होता फ्यूडलिज्म का आइडिया पूरा. और अगर ऐसे समझना है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक चाहिए, ठीक है, अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे. फ्यूडलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक वर्ड आता है फ्यूड. फ्यूड का मतलब क्या होता है? इट्स अ फाइट and sometimes it is also denoted as the fight over land. ठीक है. सो एक फ्यूडलिज्म में क्या होता है, बेसिकली अगर तुम एक एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल समझो, तो वो होता है एक जमींदारी सिस्टम की तरह. ठीक है. इसमें क्या होता है, एक लैंडलॉर्ड होगा, लैंडलॉर्ड के पास पूरे एरिया की ओनरशिप होगी और उसके अंडर में पेजेंट्स होंगे, एंड दीज पेजेंट्स विल बी नोन एज द फोर्स्ड पेजेंट्स और एज द सर्व्स. तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो लैंड जमींदार है उसके लैंड पे काम करना पड़ेगा. ठीक है.
एंड दैट विल बी नॉट अट्रैक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक रेम्यूनरेशन, मतलब कि उसके लिए उनको पैसे नहीं मिलेंगे। ये मैं तुम्हें दो डिफरेंसेस समझा रहा हूं, पहले यूरोपियन समझाता हूं फिर इंडियन फ्यूडलिज्म समझाता हूं। तो यूरोपियन फ्यूडलिज्म में लैंड ओनर के पास बहुत बड़ी लैंड है, उसके साथ उसके पेजेंट्स अटैच्ड हैं, पेजेंट से वो काम करवाएगा अपने लैंड पे भी, साथ साथ में उनसे वो और क्या लेगा, उनसे वो लेगा कंपल्सरी लेबर ऑब्लिगेशंस। कंपल्सरी लेबर ऑब्लिगेशंस मीन लाइक सपोजिटली देयर इज अ वॉल इन द हाउस ऑफ द जमींदार, तो जमींदार क्या बोलेगा, पेंट माय वॉल, ठीक है। और इटली हो गया, फ्रेंच हो गए, ऑल दीज प्लेसेस दे हैव दिस होल आइडिया ऑफ रेड वाइन। तो जो पेजेंट्स होते थे दे आर ऑल्सो इंडल्ज्ड इन मेकिंग रेड वाइन, बिकॉज रेड वाइन क्या होता है, एक बहुत बड़े टब के अंदर ग्रेप्स होते हैं एंड यू हैव टू जंप ओवर दैट। तो जंपिंग का जो काम है दैट वाज बीइंग गिवन टू द पेजेंट्स, बट उसके रिटर्न में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था एक्सेप्ट फॉर इन काइंड, थोड़ा बहुत खाने पीने को दे दिया, ये सब रह दिया, ताकि जो पेजेंट्स हैं, देखो समझो क्यों ऐसा होता था, अगर मैं पैसे दूंगा सो आई विल बी सेविंग इट, ठीक है, मैं फ्यूचर में उसको जमींदार को लात मार के अपना काम स्टार्ट कर सकता हूं, बट मैं यहां पर पेजेंट्स को क्या कर रहा हूं, पेजेंट्स को सिर्फ थोड़ा बहुत खाने को दे रहा हूं ताकि उनका काम चल जाए। खाने को हम बहुत लंबे टाइम तक सेव नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा, तो उसके बाद पेजेंट्स को काम करने तो आना ही आना पड़ेगा ना यहां पे। तो दैट वाज फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में एक बहुत सिंपल सी एक चीज होती थी, दैट देयर आर बिग लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स के अंडर पेजेंट्स होते थे और वो पेजेंट्स से कंपल्सरी लेबर लेता था। बस तुम इतना सा समझो आई थिंक। अब क्योंकि अब मैं इसमें इंडियन फ्यूडलिज्म का डिबेट समझाऊंगा तो वो बहुत थोड़ा हो जाए, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में वी वर डूइंग द सेम टॉपिक, इंडियन फ्यूडलिज्म एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन फ्यूडलिज्म। सो दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग कि तुम्हारे लिए सिंपल कैसे बनाया जाए। तो जमींदारी सिस्टम इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूडलिज्म, ठीक है, इज अ काइंड ऑफ फ्यूडलिज्म। आई एम नॉट सेइंग इट्स कंप्लीटली फ्यूडलिज्म, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूडलिज्म, इट्स अ वेरिएंट ऑफ फ्यूडलिज्म, जिसके अंदर क्या होता है कि एक लैंड है, उसके ऊपर उसका लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड के नीचे पेजेंट्स है, वो उनसे काम करा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से। और यूरोप के अंदर एक और चीज होती थी, यूरोप के अंदर जो पेजेंट्स आपके अंडर काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो आपके लिए मिलिट्री ऑब्लिगेशंस भी होती थी उनके ऊपर। तो उनके आपके लैंड पे तो काम करना ही करना है, अगर लैंडलॉर्ड की किसी और से फाइट हो गई है तो उनको लैंडलॉर्ड के लिए सोल्जर्स का काम भी करना है, जो कि इंडिया में चीज प्रेजेंट नहीं थी। तो इंडिया में एक मिलिट्री ऑब्लिगेशन जो है वो बहुत लंबे टाइम तक प्रेजेंट नहीं थी, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो उस लैंड के ओनर्स हैं, ठीक। जमींदारी सिस्टम में भी सिमिलर आइडिया है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द लैंड। हाँ, वो लठियाल्स रखते